बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की अदालती तारीख में जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपनी अदालत को एक डिक्टेटर की अदालत में कन्वर्ट कर दिया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दफ़ा 144 का निफाज है और कोई भी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर किसी अदालत से आएगा तो या तो उसे डिले कर दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर जस्टिस काजी फैज ईसा आकर एक नया बेंच तश्कील देंगे और फिर उस बेंच के जरिए फैसलों को रिवर्स किया जाएगा। दफ़ा 144 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना सिर्फ सड़कों पर लगी हुई है बल्कि ये दफ़ा 144 आपको पाकिस्तान में काजी साहब की अदालत में भी नजर आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई केसेस किसी भी बेंच के सामने नहीं लगते और उन्हें वो मौका फराहम नहीं किया जाता जिसका हमेशा काजी साहब बार बार जिक्र करते रहे कि लोगों के आईनी हकूक हैं, लेकिन यहां पर काजी साहब ने लोगों के आईनी हकूक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नज़र से देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें पाकिस्तान में इन तमाम ताकतों के हकूक नज़र आ रहे हैं जो उन्हें अगर आप सेफ गार्ड करेंगे तो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। और वो मंजिल बड़ी वाज़ेह है कि एक्सटेंशन लेनी है, हर कीमत पर लेनी है, जिल्लत का रास्ता हो, जैसी मर्जी तकलीफें हों, लोग आपको लान तान करें, लेकिन हम लेके रहेंगे ये एक्सटेंशन। ये काजी साहब का आज का मोटो है। व्यूअर्स, कल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने जिस आइन और कानून और प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाई, इसकी मिसाल हमने पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखी। डिक्टेटर्स के दौर में अदवार के अंदर ऐसा ज़रूर होता है, आमिर आएगा अपने साथ अपने घर की अदालत लाएगा और उन अदालतों के अंदर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगा। ये तो हम हमेशा से देखते रहे हैं, लेकिन आज और कल जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के ऊपर खुद ही मोहर लगाएंगे। और जमात इस्लामी जब ये कहती है ना कि जो मुल्क के अंदर आईनी बहरान इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, इसका वाहिद हल है कि काजी साहब ऐलान करें कि मैं किसी सूरत भी एक्सटेंशन नहीं लूँगा। माजी में भी ऐसी ही एक्सटेंशंस के हवाले से अमेरिका से आवाज़ आई, जनरल बाजवा ने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन बाद में जो कहानियाँ हमारे सामने नज़र आई और जो हमने वक्त ने जिनको रिवील किया, पता ही चलता है कि सिर्फ एक्सटेंशन का खेल था। जो पहले खेला गया, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर आप भेज देते हैं, दोबारा खेला गया नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए और इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए पूरी डील जो है वो की गई। लेकिन ये अलग मामला है कि मलिक अहमद खान के ज़रिए जो डील आपने लंदन की जो बिल्डिंग्स हैं जिनमें बैठकर परवान चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। आज काजी साहब भी इस एक्सटेंशन के मामले के ऊपर खामोश है और अक्सर ये कहते हैं कि अगर दे दी जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, मेरे साथ दीगर जजेस को भी आप शामिल करें। व्यूअर्स, फजलुर रहमान साहब जहां पर 11 शराइत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रख रहे हैं, उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है कि आईनी अदालत होगी लेकिन शख्सियात के लिए नहीं होगी और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे साथ बैठकर आप इसका फैसला करें। और फिर आज की तारीख में जस्टिस मुनीब कहां स्टैंड करते हैं, अपना दूसरा खत जो उन्होंने लिखा इसके बाद, और जस्टिस काजी फैज ईसा ने 4 जजेस की मदद से किस तरह जो आइन और कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई। फैसला आया 2 सफ़ात के ऊपर और ऐसे वक्त में जब बेंच पूरा नहीं था, याद रखिएगा नजरसानी केस है 63A का और 5 जजेस का बेंच तश्कील दिया गया। कानून ये कहता है कि नजरसानी जो अपील होगी लार्जर बेंच, यानी या तो उतने ही मेंबरान पर मुश्तमिल बेंच उसकी समाअत करेगा या इससे बड़ा बेंच बनाया जाएगा। यहां पर 5 जजेस ने इससे पहले फैसला दिया तो आपको 5 जजेस का ही कम से कम बेंच बनाना था। जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में नहीं बैठे। इससे पहले कभी ऐसी नज़ीर हमने किसी फैसले में नहीं देखी कि जहां पर टी रूम्स का जिक्र किया जाए। माजी के अंदर ऐसे ही टी रूम का जिक्र किया गया जब इमरान खान के खिलाफ एक केस आपने बनाना था तौहीन अदालत का, और जज ज़ेबा के हवाले से आपको याद होगा जजेस ने क्या कहा। उस वक्त शायद उन्हें याद नहीं था कि जिन लोगों के कहने पर हम ये केस बना रहे हैं और हमें इन्हीं से जंग लड़नी है और बहुत जल्द जंग लड़नी है। टी रूम का जिक्र किया गया और इस फैसले में क्या लिखा गया, 4 नकात में आपके सामने रख देता हूं। और ये दफ़ा जो 144 है जो काजी साहब की तरफ से लगाई गई है, इसका असर पाकिस्तान के जजेस के ऊपर भी कैसे पड़ रहा है। वो लिखते हैं
जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। ये फैसला है, ये कोई किसी को खत का जवाब नहीं दिया जा रहा, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यानी एक जज की चार्जशीट दूसरे जज के खिलाफ। रजिस्ट्रार को हिदायत की गई कि हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम की जाए और उन्हें 5 रुकनी बेंच में शमूलियत की दरखास्त भी की जाए। यानी आपने फैसले के अंदर लिख दिया कि ये आप जो हम हदायतनामा जारी कर रहे हैं दफा 144 लगाकर आप ले जाए जस्टिस मुनीब अख्तर के पास, उनकी टेबल पर रखकर आइएगा और उन्हें कहिएगा कि काजी साहब ने ये फैसला आपके खिलाफ किया है और आपको इस बेंच में आकर बैठना है और 5 रुकनी बेंच में शमूलियत इख्तियार करें, यानी रिक्वेस्ट करें। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होने से इनकार करते हैं तो उनकी अदम शिरकत पर बेंच असर नो तश्कील दिया जाएगा। यानी इतनी जल्दी है आपको इस बेंच के बनाने के ऊपर, और फिर आप 63A का मामला अपने जाने से पहले जो है इसको हतमी शक्ल क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नज़र एक नई अदालत की नई कुर्सी पर है जहां पर आप बैठकर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की एक प्रॉक्सी जंग जो है वो लड़ेंगे। फिर चौथा नुकता ये है कि इमरान खान के वकील अली जफर जो बानी इमरान खान यानी उनकी नुमाइंदगी की इजाज़त दी जाती है और मुकदमे की समाअत आज 11:30 बजे दोबारा की जाएगी। व्यूअर्स, अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है यानी जजेस कमेटी, इसका इजलास तलब कर लिया है और अब से ठीक 3 घंटे बाद यानी 9 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इसकी समाअत होगी। उस वक्त ऑब्वियसली ये फैसला किया जाएगा कि जजेस कमेटी एक नया बेंच बनाने जा रही है। अच्छा, अब नया बेंच क्यों बनाया जाएगा? ये फैसला जो था, जो किसी के दिल की ख्वाहिश है, जो किसी की कुर्सी के ऊपर बैठने का एक परवाना है, यानी रास्ता तो यहीं से निकल रहा है ना, 63A मखसूस नशिस्तें, फैसला होगा, लोग फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, आईनी पैकेज आएगा, नई अदालत बनेगी और काजी साहब उस आईनी अदालत के ऊपर बराजमान हो जाएंगे। अब उससे पहले क्या हुआ, इन्होंने ये फैसला 2 सफ़ात का भेज दिया जस्टिस मुनीब के चैम्बर के अंदर, उनकी टेबल पर रखा गया। तो जस्टिस मुनीब ने इसका जवाब क्या दिया? इससे पहले भी जो आईनी सवालात उठाए गए हैं, काजी साहब ने उनका जवाब नहीं दिया। जस्टिस मंसूर ने लिखा ना कि आपने क्यों, किस कायदे और कानून के तहत जजेस कमेटी के अंदर आप एक नए जज को लेकर आए, आपने ऑर्डिनेंस हुकूमत ने पास किया, इसके ऊपर मुकम्मल इतलाक आप कर रहे हैं, आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे? उनके सामने रखें, ये बात का फैसला हो जाए। लेकिन इसकी कोई आईनी और कानूनी और कोई नज़ीर और दलील जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से नहीं दी गई। ये वन मैन शो है, बल्कि इसे डिक्टेटर कहना चाहिए, डिक्टेटर काजी। ये आपके करतूत हैं काजी साहब, जो आपको ये टाइटल जिसकी वजह से आपको मिला और आप अपने इक्तदार के लिए, ये आपका इक्तदार है, यानी आप कुर्सी पर बीइंग चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे, बल्कि आप एक डिक्टेटर के आलाकार के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक नई अदालत में चीफ जस्टिस की हैसियत से बैठेंगे। काजी साहब जो फैसले कर रहे हैं और जिस तरह से वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इनकी उजलत और हुकूमत की जो प्लान बी, जो इन्होंने कहा जो हमारी प्लानिंग है बी, एक प्लान हमने बनाया हुआ है कि तमाम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। व्यूअर्स, जब ये फैसला 2 सफ़ात पर जस्टिस मुनीब की टेबल पर पहुंचता है तो उससे पहले उन्होंने इसका इनकार कर दिया था और एक ख़त लिखा जस्टिस मंसूर ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, और उस खत के अंदर जवाब क्या मांगा गया और कुछ निकात मैं आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और खत के जरिए जो कानूनी हैसियत है इस बेंच की, इसे चैलेंज किया और इसके ऊपर सवाल उठाया कि 4 रुकनी बेंच, एक नजरसानी की अपील जो इससे पहले 5 रुकनी बेंच था, किस तरह से यह फैसला जारी कर सकता है। मैं आपके सामने ना 2 नज़ीरे रखूंगा और जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत के अंदर जो कुछ हुआ इसी केस के अंदर, अली जफर साहब ने अपना वकालतनामा पेश किया और वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की। तो उन्होंने इस्तदा की जस्टिस काजी फायज ईसा और इस 4 रुकनी बेंच से कि सर आप फुल कोर्ट बनाएं और ये हमारी इस्तदा है, हमारी दरखास्त है। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या जवाब दिया? वो ये कहते हैं इस्तफसार करते हुए कि नजरसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है। अली जफर ने कहा कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि थैंक यू वेरी मच अली जफर, और चीफ जस्टिस के मुकालमे पर अदालत में कह के लग गए। तो सरकार, आप कानून को फॉलो कर रहे थे ना कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। तो ये किस कानून के तहत 4 रुकनी बेंच नजरसानी, जिससे पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया,
आप इसे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। व्यूअर्स, जो लैंग्वेज है जस्टिस काजी फैज ईसा की, ऑब्वियसली वो इखलाक से गिरी हुई है और ऐसी बातें जब बाहर आती हैं, यानी ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि मुझे अलहमरा हाल के अंदर कुछ स्टेज आर्टिस्ट हैं, वो एक दूसरे को जुगते कर रहे हैं, इस किस्म का माहौल लग रहा है और ताने दिए जा रहे हैं, जहां पर कौन बड़ा है, किसको किसकी सपोर्ट है, किसके कहने पर वो किस किस्म के फैसले करेगा और उसे किस तरह से नवाजा जाएगा, ये सब हम पाकिस्तान की अदालत में देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, वो कहते हैं कि मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब के केस ना सुनने पर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। फिर जस्टिस मुनीब ने एक और भी काम किया, वो ये कहते हैं, ये गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपको पाकिस्तान में जो आने वाले दिन हैं और इनका जिस तरह से हमारे सामने जो मंजरनामा है, ये रिमार्क्स और ये खतूत, इनकी अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वो आईनी सवालात हैं। अगर कल पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ गया तो जस्टिस मुनीब अख्तर के इन खतूत का जिक्र होगा, वो नज़ीरें, और जिस तरह काजी साहब जो हैं दफ़ा 144 लगाकर अपने ही अदालत के जजेस को निशाना बना रहे हैं। आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसकी बजाय 4 जजों ने समाअत की। पीर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा नहीं भेजा गया था, जिस पर 4 जजों के दस्तखत थे। ऑर्डर में उनका नाम भी दर्ज था, लेकिन दस्तखत नहीं किए गए। अब इसमें देखें, सबसे बड़ी जो एक तो कानूनी, और इसे गफलत नहीं हम कह सकते, बल्कि ये एक मुजरिमाना फेल है जो सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच की तरफ से किया गया। आपने एक ऑर्डर शीट जिसमें लिखा गया जस्टिस मुनीब प्रेजेंट, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं थे, और फिर उसके बाद आप उसे मंसूब करते हैं जस्टिस मुनीब के साथ। तो ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उठता है कि दस्तखत मौजूद नहीं थे, और फिर इसके बाद इसे किस तरह अमल दरामद यानी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जिन 4 जजेस ने केस की समाअत की वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पीर को होने वाली समाअत कानून और कवायद के मुताबिक नहीं है। पीर को होने वाली समाअत का हुक्म अदालती हुक्म नहीं है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब देखना ये है कि जब जजेस कमेटी का इजलास होता है तो जस्टिस मंसूर क्या इस कमेटी में पेश होंगे, और अगर वो पेश नहीं होते तो जस्टिस समीउद्दीन को जो है वो शामिल करके क्या आप एक नई कमेटी तश्कील देंगे, और बाकी जजेस कौन से होंगे। मैंने आपको इससे पहले भी ये बात मुसलसल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ऑर्डिनेंस आया, उसमें 2 जजेस का बाकायदा तौर पे कहा गया, और तीसरा जज कौन होगा ये भी बता दिया गया, लेकिन मर्जी किसकी है? चीफ जस्टिस की। तीसरे जज के हवाले से, दूसरे जज के हवाले से मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी उस ऑर्डिनेंस के तहत, उस मंशा के तहत चलेगी जो उसके अंदर लिखा गया। अगर जस्टिस मंसूर जो है उसमें नहीं बैठते तो फिर आपको देखना पड़ेगा और उनके सवालात का जवाब देना पड़ेगा। ये सर एक तरह से ना गुंडागर्दी हो रही है, और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये गुंडागर्दी होते हुए देखी है। जो वकला हैं, मोटी मोटी रकमें इन वकला को मिल चुकी हैं, बार्स को मिल चुकी हैं, और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप बार रूम्स के हवाले से जो इनके फंड्स हैं ना वो देख लें, और वेलफेयर के नाम के ऊपर, फलाही कामों के नाम के ऊपर, और बार रूम्स की हालत को बेहतर करने के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है वो हुकूमत की तरफ से की गई। ये बिलावल ऐसे तो नहीं जाके ना बार रूम से खिताब कर रहा, जो पीपल्स लॉयर फोरम है वो कितना का बड़ा होगा, या कोई बार अगर बुलाती है तो उसके अंदर बॉडी को जब तक आप अपने काबू में नहीं करते, इस किस्म का जो दावतनामे हैं वो नहीं दिए जाते। बिलावल दूसरा ही खिताब कर चुके हैं, इसके साथ साथ आजम नजीर तारड़ साहब भी खिताब कर रहे हैं वकला कन्वेंशन से, और वो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर कंसेंसस इस मुल्क के अंदर जो है वो पैसे से डेवलप हो जाता है, बड़े बड़े उनका ईमान जो है वो बिक जाता है। और ख़बर ये भी है, बैरिस्टर गौहर जिस तरह कह रहे हैं ना कि पैसा, यानी 3 उनके MNAs जो हैं वो गायब हैं, और पैसे की वजह से जी पैसा होगा, धौंस होगी, या फिर कुछ और, आप कुछ भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो करवा सकते हैं। मैं आपको एक खबर और भी दे देता हूं, और पाकिस्तान के अंदर बैरिस्टर गौहर का चूँकि एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो टेलीविजन पर आए हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और उनसे तमाम सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये कुर्सी जो है ये खान साहब की अमानत है, उन्होंने मुझे इस पर बिठाया, उनकी मोहब्बत है। एक कारकुन को आप इस कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं तो ऑब्वियसली इमरान खान ने मेरे ऊपर इत्तमाद किया, जब वो कहेंगे आप हट जाएं, मैं फौरी तौर पर जो है वो इस कुर्सी को खैर बात कह दूंगा और एक कारकुन की हैसियत से काम करता रहूंगा। बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो खान साहब के अल्फाज हैं जो उन्होंने कहे, इसके ऊपर ना एक यानी अल्फाज क्या थे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ
कि ये एक बुज़दिल आदमी है। और आज़म सवाती के हवाले से उन्होंने कहा कि तुम क्या यहाँ पर नंबर बढ़ाने के लिए आए। अच्छा, अब इसे रिपोर्ट किया गया, अब इसमें कितनी सदाकत है। उससे पहले शेख वकास अकरम का बयान, वो क्या कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के हवाले से इमरान खान के नाम से एक जाली बयान मंसूब किया गया। ठीक है सर, ये वो प्रोपेगेंडा है जो इमरान खान ने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया, और पार्टी चेयरमैनशिप मेरे पास खान साहब की अमानत है, ये बैरिस्टर गौहर का बयान आ गया। अच्छा, अब इससे पहले क्या हुआ, ये 3 खबरें रऊफ हसन साहब के हवाले से आई, बाद में वो भी दुरुस्त साबित हो गई। ठीक है, उससे पहले शेर अफजल मरवत के हवाले से खबर आई, और शेर अफजल मरवत ने क्या कहा था कि मुझे अंदर नहीं जाने देते, और फिर मैंने खान साहब से गिला किया, और बाद में पता लग गया कि खान साहब ने ही उन्हें पार्टी से फारिग किया, और बाद में मामला अफाम तफहीम से हल हो गए, फिर उसके बाद वजाहत भी आ गई। तो रऊफ हसन, शेर अफजल मरवत और अब बैरिस्टर गौहर और फिर खान साहब की जो गुफ्तगू दीगर है बाकी लोगों के हवाले से और जो उनके बयानात थे, इसके ऊपर इमरान खान की वजाहत मौजूद है। अच्छा, मैं आपके सामने ना अब एक टाइम लाइन रखता हूँ। शेख वकास अकरम साहब तो इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, लेकिन वो सहाफ़ी जिन्होंने ये खबर दी, एक जी सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान, ये इनकी खबर थी, और वो ये कहते हैं कि मैं आज भी इस खबर के ऊपर कायम हूँ, यानी खबर की तरदीद ही असल में तस्दीक होती है, ये उनके अल्फाज हैं। इसके बाद एक और ज़ुबैर अली की अगर आप टाइम लाइन पर जाएँ तो कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं, और वो क्या कह रहे हैं, जो इनका सीक्वेंस है, जो खबरें इनकी सच्ची साबित हुई और जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार उनका हवाला देती रही, और ज़ुबैर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं। ठीक हो गया। एक खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर के नाम से दस्तबरदार हो गई है। पंजाब में PTI का नामजद उम्मीदवार बराए वज़ारत आला मियाँ असलम इकबाल, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सलार उम्मीदवार नामजद होंगे। तो ज़ुबैर अली खान ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। अभी बैरिस्टर गौहर से बात हो गई है, उन्होंने इस खबर की मुकम्मल तौर पे तरदीद की, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला होंगे। तो आपको पता है कि वज़ीर आला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा कौन है, वो आपके अली अमीन गंडापुर हैं। तो ये खबर भी एजाज सैयद की जो है वो झूठी साबित हुई, ज़ुबैर अली खान की खबर सच्ची साबित हुई। फिर इंतहाई दिलचस्प सूरत एक और ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब से अभी तक बात हुई, उन्होंने बताया कि आज होने वाली कोर कमेटी मीटिंग में भी शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक कोई मामला ज़ेर बहस नहीं आया और ना ही किसी कमेटी की कोई सिफारिशात उनके सामने आई। उन्होंने कहा कि शमीम नकवी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी की रुकनीत को ख़त्म करे। ये फिर दूसरी ट्वीट थी, और अभी भी शेर अफजल मरवत कहाँ स्टैंड करते हैं वो आपके सामने है। फिर 9 मई को शेर अफजल मरवत का शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला, इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की जानिब से मुसलसल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया, ये भी खबर सच्ची साबित हुई। फिर इसके बाद शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक जो खान साहब की गुफ्तगू थी, वो ज़ुबैर अली खान इसे ट्वीट कर रहे हैं। फिर इन्होंने जो जजेस की जो आईनी पैकेज के हवाले से खबर दी, वो भी सच्ची साबित हुई। अब ये तमाम जो बातें हैं, यानी आप इसको इमेजिन करें कि अगर बैरिस्टर गौहर के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है तो आपको पता लग जाएगा, खान साहब के पास सहाफ़ी दोबारा जाएंगे और इसकी कंफर्मेशन करेंगे। लेकिन ज़ुबैर अली खान अपनी इस खबर के ऊपर आज भी वो डटे हुए हैं। देयर इज नंबर ऑफ न्यूज़, यानी ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी ज़ुबैर अली खान की, मुतादिद ऐसी खबरें हैं जिसमें वो जो खबर दे रहे हैं वो सच्ची साबित हो रही है। और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खबर वाकई पसंद नहीं आई होगी, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी एक रिजर्वेशन जो है शो की है। पिछले कुछ दिनों से बैरिस्टर गौहर जो हैं उनके हवाले से खबरें ऐसी आई कि वो कंट्रोल उनका नहीं है और किसी और का अमेरिका में बैठे हुए किसी शख्सियत के हवाले से बात की जाती है। लेकिन बैरिस्टर गौहर की परफॉर्मेंस से खान साहब खुश नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। बुज़दिल आदमी के अल्फाज का जिक्र जहाँ तक किया गया, माजी में ना मैंने आपको एक खबर दी थी, अगर आपको याद हो, और वो खबर ये थी कि असद उमर के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक बुज़दिल आदमी है। तो आज भी बैरिस्टर गौहर के हवाले से यही मिले जुले अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो ये अल्फाज तो खान साहब के ही हैं। तो अगर कोई इसे सच समझता है या नहीं समझता है अलग बात है, लेकिन असद उमर के बारे में भी इमरान खान ने यही कहा था। आप किसी के बारे में ना कुछ पेट सेंटेंसेस होते हैं, उसकी गुफ्तगू, उसका तर्ज़े जो क़यादत है, खान साहब को उसके ऊपर ऑब्वियसली कंसर्न्स था। असद उमर के साथ भी यही मसला था। असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, असद उमर बयानात नहीं दे रहे थे, असद उमर जो है घर जाके बैठ गए। तो खान साहब ने फिर क्या कहना था कि यार यहाँ पे मुझे पकड़ा हुआ है, और फिर एक हाथ ऐसे करके आया, आपको याद होगा वो एक एपिक सीन है, तो खान साहब ने हाथ मिलाया एंड देन दैट्स इट। लेकिन
असद उमर के हवाले से जो अल्फाज कहे गए, आज बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी वही सवाल किए गए। मैं आज पाकिस्तान अपने चैनल के ऊपर जाकर देख रहा था, तो आवाम भी ये समझती है कि बैरिस्टर गौहर की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने की, शायद वैसी नहीं है। यानी इस कुर्सी के ऊपर किसी ऐसे की ज़रूरत है जो आपको लीड कर सके सही अंदाज में, और बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था। आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर, बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ सकते थे, बेशक गिरफ्तारी हुई और उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। 7 बजे अगर वो चले जाते और वहाँ पे लोगों के साथ खड़े होते तो ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट पड़ता। आप सारे का सारा फोकस आपका अली अमीन गंडापुर पे था कि अली अमीन गंडापुर केपीके से आएंगे। भाई पंजाब भी तो आपका है, आप भी चेयरमैन हैं पीटीआई के सेंटर में, पंजाब की क़यादत और बाकी लोग जो हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चैप्टर जो है उस वक्त ख़त्म होगा जब खान साहब दोबारा से स्टेटमेंट के हवाले से कहेंगे कि ये वाकई बुज़दिल है या नहीं है। तो ये पीटीआई इसके ऊपर कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी। और मैंने आपको ना कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि ड्राइविंग सीट पर बिलावल को बिठाने की एक वजह ये भी है। आपने गौर किया है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे ज़्यादा समझदार है। आई हैव टू गिव दिस क्रेडिट टू ऑल माई लिसनर्स। ज़रा गौर करें कि बाऊजी इस्लामाबाद से चले गए, ऐसा ही हुआ ना, और फिर हमें पता लग गया कि आज कोई आईनी पैकेज नहीं आएगा। फिर ऐसी खबरें आई कि बाऊजी लंदन आ रहे हैं, आपने सुनी खबरें, और फिर ये भी कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज होगा वगैरह वगैरह। तो बाऊजी अगर लंदन आ रहे हैं तो पीछे उनका एक वोट कम हो जाएगा। तो क्या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है आईनी पैकेज के अंदर? क्या वो आईनी पैकेज मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान को खैर बात कहेंगे या आ जाएंगे कुछ दिनों के लिए? तो ये एक बहुत ही बुनियादी नौयत का सवाल है। फिर आप एक और भी चीज़ देखें कि इस पूरे अमल के अंदर नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, कोई उन्हें तस्लीम करे ना करे, उनकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान की अवाम में हो ना हो, लेकिन ये जमात उनके नाम पर खड़ी है। ठीक है, ये जमात हर चीज़ के अंदर नवाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू करती है और जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो नवाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब नवाज शरीफ साहब इस पूरे खेल में कहीं नहीं है। कोई एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ के नाम से जारी नहीं हुई। किसी ने कहा कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम आईनी पैकेज जो है वो लेकर आएंगे। जरदारी साहब जो है वो भी खामोश हैं। ठीक है, वो तो बिलावल के ज़रिए अपना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रख रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि वाई नवाज शरीफ इज़ क्वाइट, और वो खामोशी किस वजह से है, क्यों नहीं बोल रहे और क्या वजह है, और उनकी खामोशी के पीछे क्या वो दुख छुपा हुआ है कि यार हमने वंस यू मेक अ डील विद द डेवल तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ती है। तो नवाज शरीफ साहब ने किससे डील की, नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? तो ये एक आज का बुनियादी सवाल है। ड्राइविंग सीट पे बिलावल बैठे हुए हैं और वो गाड़ी कभी दीवार के साथ मार रहे हैं, कभी वो जो दूसरी तरफ अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, और सामने से आने वाली ट्रैफिक का किसी वक्त उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो बिलावल ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इम्प्रेस करने के लिए जो काम किया है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद वो आने वाले दिनों की तैयारी करें। मैंने आपको बहुत पहले बात बताई थी कि बिलावल ड्राइविंग सीट पर बैठकर इस्टेब्लिशमेंट को इम्प्रेस करेंगे, और यही काम जो है वो हो रहा है। अच्छा, अब इतलात क्या हैं जी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के आखिर में ही आईनी तरमीम पेश कर दी जाएंगी, और सिर्फ मौलाना का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। अगर मौलाना फजल रहमान ना माने तो फिर हुकूमत 63A का सहारा लेगी। बिलावल ने जी एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं कि हम काफ़ी अरसे से अदालती इस्लाहात के लिए सियासत कर रहे हैं। हमने ये कोशिश की कि पीपल्स पार्टी के मुसद्दे पर मौलाना फजल रहमान को राज़ी किया जाए, वो राज़ी नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। आईनी तरमीम अब लाने पर एतराज़ करने वाले बताएं अब नहीं तो कब करें, दुनिया का एक मुल्क बताएं जहां जजेस ही जजेस का तकर्रुर करते हैं। आईनी अदालत इसलिए बनानी है ताकि वो तमाम आईनी मामलात अपने पास रखे। जस्टिस कादी फैज़ ईसा पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात खुद कम किए। यानी इस बंदे को ये नहीं पता कि इख्तियारात सरकार कम नहीं किए, दोबारा बढ़ा दिए हैं। वन मैन शो माशाल्लाह लगा हुआ है, दफ़ा 144 लगती है, और ये दफ़ा 144 सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, बल्कि ये जजेस पर भी इसका इतलाक हो रहा है। और आज का दिन व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बात का फैसला हो जाएगा कि 63A का फैसला काजी साहब और ये बेंच देगा, और फिर इसके बाद क्या मामलात हैं और किस तरह से काजी साहब मज़ीद फर्दर जो है
इस 63A के मामले पे मर्जी का फैसला देकर हुकूमत के हवाले जो वो चीज़ें करेंगे। मैं आपको ना आखिर में एक और ख़बर भी दे दूं, और एक जर्नलिस्ट हैं जी गुलाम मुर्तज़ा, और ये यूनाइटेड नेशन में USA में थे, और वहाँ पर क्या कहा बोरिस जॉनसन ने इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान की आवाम के हवाले से। इन्होंने एक ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड बोरिस जॉनसन्स मीटिंग इन द फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैव फ्रूटफुल डिस्कशंस विद हिम। ही सेड यू पाकिस्तानी पीपल are not doing good with Imran Khan. I admitted his commitment with his friends good man बोरिस जॉनसन। तो ये बोरिस जॉनसन इमरान खान के बारे में ये तमाम बातें कर रहा है, और उन्हें पाकिस्तान की आवाम से गिला किया कि आप इमरान खान के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। व्यूअर्स, ये हमारा पाकिस्तान है, और जो कुछ इस मुल्क में अंदर हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।